Welcome students. I am Subodh Kumar, Assistant Professor, BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. In this session, we are going to learn about various types of Java programs, difference between Java standalone and applet application, JDK, the Java Development Kit, tools, Java bytecodes, Java virtual machines, structure of Java program, installation and setup of Java program, and we will going to write and execute our first Java program. So first of all, let us see what are the different types of Java programs. In Java, we have two types of program. First one is a standalone application and second one is applet. So these are two major different categories of Java program. Other than these two, there are various other Java programs also, but we have to learn only these two types of Java programs, standalone application and Java applet. स्टैंडलोन एप्लीकेशन जो है ये स्टैंडलोन का मतलब हो गया कि जो लोकल कंप्यूटर पर विदाउट द यूज़ ऑफ एनी अदर सॉफ्टवेयर ये हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में इम्बेड नहीं करना होगा. ठीक है. स्टैंडलोन एप्लीकेशन शुड बी डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर बिफोर इट इज़ रन. इट कैन हैव आइदर कमांड लाइन इंटरफेस यानी कमांड बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है या GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है. ओके. और जैसे कि हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, MS वर्ड प्रोसेसर्स एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, गेम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में जनरली ये स्टैंडलोन कंप्यूटर्स स्टैंडलोन प्रोग्राम्स होते हैं. ओके. तो स्टैंडलोन कंप्यूटर को किसी अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का थ्रू हमको एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. वो सेपरेटली एग्जीक्यूट अपना सेपरेट मेमोरी में हो सकता है. ओके. अब देख लेते हैं जावा एप्लेट क्या है. जावा एप्लेट जो है ये भी जावा का थ्रू ही क्रिएट करते हैं, लेकिन ये HTML फाइल्स जो है HTML पेज में इम्बेड किया जाता है. यानी विदाउट HTML पेज वी कैन नॉट एग्जीक्यूट अ जावा एप्लेट प्रोग्राम. तो HTML में एप्लेट का अपना एरिया होता है जहाँ पर हम लोग इम्बेड करते हैं और वहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं. तो कोई भी जावा कैपेबल जो ब्राउज़र्स है, सपोज क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसमें अगर जावा का एप्लेट इम्बेड किया हुआ है यूजिंग HTML टैग एप्लेट, तो उसका थ्रू हम लोग एप्लेट्स कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके. तो ये जो है एन एप्लेट कैन परफॉर्म टास्क and interact with user on their browser's web page without using resources from the web server. अब कोई वेब पेज हम लोग खोल रहे हैं तो जो एप्लेट्स होता है उसका कोड क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र हो जाता है और क्लाइंट मशीन में एग्जीक्यूट होता है. एप्लेट कोई भी रिसोर्सेज जो है वेब सर्वर का यूज़ नहीं करेगा, जो भी रिसोर्सेज है क्लाइंट का यूज़ करेगा. और क्लाइंट्स में भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है विदाउट जो परमिशन है. एप्लेट का जो कोड है, सपोज वो हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन, तो काफ़ी सिक्योर सिस्टम होता है एप्लेट. तो ये तो गया एप्लेट. यहाँ पर अब डायग्राम हम लोग देख लेते हैं. इस डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई फाइल जावा का सोर्स कोड है, ठीक है, तो जावा कंपाइलर के थ्रू अगर कंपाइल कर रहे हैं तो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को भी हम लोग को कंपाइल करना होगा और एप्लेट का अगर प्रोग्राम है तो उसको भी कंपाइल करना होगा यूजिंग जावा कंपाइलर. लेकिन जो जावा स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होगा ये जावा इंटरप्रेटर का थ्रू एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट हमको मिलेगा. लेकिन जो एप्लेट का प्रोग्राम होगा ये कंपाइल होने के बाद जावा इनेबल्ड वेब ब्राउज़र, इसमें हमको बाइट कोड जो है क्लास फाइल है उसको यूज़ करना होता है जिससे हमको वेब पेज में उसका आउटपुट मिलेगा. ओके. अब दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन जावा स्टैंडअलोन एप्लीकेशन एंड एप्लेट एप्लीकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है और पहले भी हम लोग का आ चुका है और फिर से दोबारा ये आ सकता है. तो जावा जो एप्लेट है वो जनरली स्मॉल प्रोग्राम्स होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. लेकिन जो एप्लीकेशन से एक लार्ज प्रोग्राम हो सकता है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम. ओके. एप्लेट जैसे सपोज लॉगिन स्क्रीन जो है वो एप्लेट में डिज़ाइन किया जा सकता है. लॉगिन स्क्रीन तो एक स्मॉल कोड रहता है रिलेटिवली. जो एप्लीकेशंस है वो एक लार्ज प्रोग्राम कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो सकता है. ठीक है. एप्लेट जो है यूज टू रन प्रोग्राम्स ऑन क्लाइंट ब्राउज़र. तो जैसा मैंने पहले बताया कि एप्लेट्स आर एम्बेडेड इन द HTML पेजेस, तो क्लाइंट ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है. ओके. जो एप्लीकेशंस है कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्टैंडअलोन कंप्यूटर सिस्टम, वो कहीं भी एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं, ब्राउज़र का वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है.
एप्लेट इज़ पोर्टेबल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी जावा सपोर्टेड ब्राउज़र। तो एप्लेट जो है काफ़ी पोर्टेबल होता है, कोई भी ब्राउज़र, जो सारा ब्राउज़र्स अवेलेबल है राइट नाउ और सारा जावा इनेबल्ड ब्राउज़र्स है, तो किसी भी ब्राउज़र में हम लोग एप्लेट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ब्राउज़र तो अभी कोई भी प्लेटफॉर्म में ईजिली कहीं भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसके लिए हमको JDK चाहिए डेवलप करने के लिए, और अगर केवल एग्जीक्यूट करना तो JRE चाहिए। ठीक है, तो JVM इंस्टॉल्ड होना चाहिए क्लाइंट मशीन में, तब जाकर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा प्रोग्राम, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, एप्लेट एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होता है, जो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो रहा है एप्लेट, वो क्लाइंट मशीन का कोई भी रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन। यानी हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, या सपोज DVD ड्राइव्स को एक्सेस करना है, या पेन ड्राइव्स को एक्सेस करना है, कोई भी ड्राइव को एक्सेस करना है, तो वो ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, एप्लीकेशन जो है जो भी एप्लीकेशन होगा जिस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहा है उसका सारे रिसोर्सेज को ईजिली एक्सेस कर सकता है। ओके, एप्लेट जो है क्रिएट होता है बाय एक्सटेंडिंग java.applet.applet। ये जो एप्लेट क्लास है तो इसको एक्सटेंड करके ऐप का प्रोग्राम को बनाया जाता है। ठीक है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी क्लास को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा या उस क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हर जावा प्रोग्राम में एक पब्लिक मेन फंक्शंस जरूर होना चाहिए, जिसका सिंटेक्स ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये मेथड ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। एप्लेट एप्लीकेशंस हैव 5 मेथड्स विच विल बी ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड ऑन अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट। तो जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो एप्लेट में 5 जो मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो मेन मेथड है ये एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ठीक है, एप्लेट का एग्जीक्यूशन होता है हमेशा इनिट फंक्शन से। इनिट जो मेथड है फंक्शन, और मतलब जावा में इसको हम लोग मेथड्स भी बोलते हैं। तो इनिट मेथड जो है यहाँ से एप्लेट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम में मेन जो मेथड है वहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एप्लेट का प्रोग्राम में एटलीस्ट एक पब्लिक क्लास जरूर होना चाहिए, और एप्लीकेशन प्रोग्राम में ऐसा कोई रूल नहीं है, हम लोग पब्लिक क्लास हो भी सकता है, पब्लिक क्लास नहीं भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एप्लेट का एग्जांपल है, तो ये तो अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बस यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, और बाद में जब हम लोग एप्लेट कोड करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है, AWT एप्लेट्स, और ये जो क्लास है माई क्लास, ये एक्सटेंड एप्लेट, यानी ये एप्लेट इनबिल्ट क्लास है इस एप्लेट पैकेज का। तो यहाँ से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिटेंस जो है जावा में एक्सटेंड कीवर्ड का थ्रू हम लोग करते हैं। तो इस एप्लेट क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी इसको इनहेरिट कर रहे हैं माई क्लास, और ये सारे मेथड जो इनबिल्ट मेथड्स हैं इसको हमको डिफाइन करना होता है इन केस ऑफ एप्लेट इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय एंड पेंट। ओके, और जो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में है उसका फॉर्मेट जनरली इस तरह का होता है, एक क्लास होगा, ये पब्लिक हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एप्लेट में ये पब्लिक ही हमेशा क्लास होना चाहिए। तो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तो यहाँ जरूर होना चाहिए जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये कुछ डिफरेंस था हम लोग को एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ये जावा डेवलपमेंट टूल किट और JDK टूल्स किट क्या है। एक्चुअली जो JDK टूल किट है ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है जो कि जावा जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमको अवेलेबल हो जाता है, और जिससे हम लोग जावा प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो JDK में क्या क्या रहता है, JDK इंक्लूड्स JRE एंड सेट ऑफ API क्लासेस, जावा कंपाइलर्स एंड एडिशनल फाइल नीडेड टू राइट जावा एप्लीकेशन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट JDK टूल्स है उसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है JDK कंपाइलर। ये जो JDK कंपाइलर है दैट इज़ जावा कंपाइलर जावा सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जावा का जो प्रोग्राम्स होगा उसको हम लोग जावा सी टूल्स का थ्रू, एक्चुअली ये सारा प्रोग्राम्स है जो कि JDK फोल्डर के बिन डायरेक्टरी में अवेलेबल रहता है। ओके, तो इस जावा सी जो टूल है इसका थ्रू हम लोग जावा का प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकते हैं। ओके, जो जावा का प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमको बाइट कोड देता है, डेट इज़ क्लास फाइल। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो गया जावा सी यानी जावा कंपाइलर। जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है जावा इंटरप्रेटर। जावा
का फाइल सोर्स कोड जब कंपाइल हो जाता है और हमको बाइट कोड मिल जाता है, दैट इज क्लास फाइल मिल जाता है, तो उस क्लास फाइल को जावा इंटरप्रेटर जावा इसका थ्रू हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये जावा जो है ये जावा वर्चुअल मशीन JVM इसका थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो एक वर्चुअल एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है JRE उसका थ्रू, और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, जैसे लगता है कि एक जावा इनेबल्ड इन्वायरमेंट में वो एग्जीक्यूट हो रहा हो। ओके, तो ये सब हम लोग आगे यूज़ करेंगे, जावा सी से कंपाइल करेंगे और जावा इंटरप्रेटर से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे जावा का प्रोग्राम को। ओके, जो नेक्स्ट टूल है जावा डिसेंबलर, दैट इज जावा P। इट इनेबल्स अस टू कन्वर्ट बाइट कोड फाइल इनटू अ डिस्क्रिप्शन। तो जावा का फाइल को सोर्स कोड को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो बाइट कोड मिलता है, लेकिन अगर बाइट कोड से रिवर्स हमको अगर अपना सोर्स कोड या प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है तो जावा P ये टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जावा H, डेट इज जावा हेडर फाइल जनरेटर। ये जो जावा हेडर फाइल जनरेटर है जावा H, ये कमांड लाइन टूल है, यानी ये कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, विच जनरेट्स C हेडर एंड सोर्स फाइल दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट नेटिव मेथड्स। अब ये नेटिव मेथड्स क्या है, तो नेटिव मेथड्स इन जावा मेथड्स आर दोज मेथड्स whose implementation or code is written in another programming language such as C। तो कुछ मेथड्स या कुछ कोड जो है और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जावा में कोडिंग किया गया कुछ टूल्स का। ओके, तो ये सारा कोड्स के लिए हेडर फाइल को जनरेट करने का जरूरत पड़ता है कुछ प्रोग्राम कुछ केसेस में। तो जावा H के थ्रू दीज नेटिव जो मेथड्स है जावा में जो कि C का थ्रू कोडिंग किया हुआ है उसके लिए हेडर फाइल और उसका सोर्स फाइल को जनरेट किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जावा डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज जावा डॉक। तो जावा डॉक्यूमेंटेशन हेल्प टू मेंटेन कोड, इट क्रिएट्स HTML फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द जावा सोर्स कोड फाइल। अब जावा में 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, एक तो सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन, एक डॉक्यूमेंट कमेंट। तो डॉक्यूमेंट कमेंट्स में जो भी हम लोग कोडिंग जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, जो भी कमेंट्स लिखते हैं, उस टेक्स्ट को जावा डॉक जो टूल है HTML फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है जावा डिबगर, दैट इज JDB। इट हेल्प अस टू फाइंड एरर्स इन आवर प्रोग्राम। तो ये भी एक कमांड लाइन टूल है। जो लास्ट टूल है वो है जावा एप्लेट व्यूअर, दैट इज एप्लेट व्यूअर। जब एप्लेट का हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि एप्लेट जो है HTML पेज में इम्बेड होता है, यानी ये वेब ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो वेब ब्राउज़र में विदाउट इम्बेड किए उसके लिए हमको वेब पेज डिज़ाइन करना होगा, उसमें जो क्लास फाइल जनरेट होता है उसको एप्लेट टैग में उसको यूज़ करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए हमको HTML फाइल जनरेट नहीं करना पड़े, क्रिएट नहीं करना पड़े, एप्लेट व्यूअर यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट जो एप्लेट का बाइट कोड है यानी क्लास फाइल उसको हम लोग डायरेक्टली एप्लेट व्यूअर कोड से एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं अपना एप्लेट को। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम है किस तरह से ये डिफरेंट JDK टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट एडिटर यहाँ दिख रहा होगा, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर में हम लोग जावा सोर्स कोड लिख लेते हैं। जावा सोर्स कोड लिखने के बाद जावा C से उसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं। जावा जब कंपाइल हो जाएगा तो जावा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। जावा क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जावा जो इंटरप्रेटर से उससे इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमको जावा प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जावा सोर्स कोड से हम लोग जावा डॉक टूल यूज़ करके HTML फाइल जनरेट कर सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन टैग्स में जो भी टेक्स्ट है उसको जनरेट कर देगा इनटू HTML फाइल जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जावा क्लास फाइल को यूज़ करके जावा क्लास फाइल से जावा H जो है इसको यूज़ करके हम लोग वापस से डिस्क्रिप्शन जो प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिबगर JDB यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एरर होता है ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन, कोई एरर होता है तो JDB यूज़ करके हम लोग एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये बाइट कोड क्या होता है। जो क्लास फाइल मैं बोल रहा था, तो ये बाइट कोड क्या होता है। तो unlike compiled languages that have to be specifically compiled for each different type of computer, जो C या C++ में जनरली होता है, a Java program only needs to be converted to byte code once, after which it can run on any platform for which a Java virtual machine exists। ठीक है, तो बाइट कोड क्या है? बाइट कोड इज अ कंपाइल्ड फॉर्मेट
for Java programs. Once a Java program has been converted to the bytecode, it can be transferred across a network and executed by Java Virtual Machine JVM. Bytecode files generally have dot class extension. ठीक है, अ बाइट कोड इज एग्जैक्टली द सेम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. यानी बाइट कोड जब हम लोग जनरेट कर लेते हैं तो किसी भी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बस क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है उस मशीन के लिए कंपेटेबल जावा वर्चुअल मशीन जो कि JRE से हमको अवेलेबल होगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. ठीक है, तो सोर्स कोड को हमको फिर से कंपाइल करने का ज़रूरत नहीं है. तो JDK नहीं चाहिए, केवल JRE चाहिए जो कि JVM हमको इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके बाद हम लोग उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं जावा सोर्स कोड एक कंपाइल हो जाएगा जावा कंपाइलर के थ्रू, और जावा बाइट कोड अगर मिल गया हमको तो इस बाइट कोड को थ्रू हम लोग अगर विंडोज़ में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए JVM फॉर विंडोज़ यूज़ करना पड़ेगा. अगर मैक मशीन में मैक OS में एग्जीक्यूट करना है तो JVM फॉर मैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर लिनक्स में एग्जीक्यूट करना है जावा बाइट कोड को तो JVM फॉर लिनक्स यूज़ करना होगा. तो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें जावा वर्चुअल मशीन उस प्लेटफॉर्म के कंपेटेबल इंस्टॉल करने के बाद हम लोग बाइट कोड को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि बिना किसी सपोर्ट का जो बाइट कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा. JVM एटलीस्ट हमको उस आर्किटेक्चर में, जो डिफरेंट आर्किटेक्चर है उसमें जो कंपेटेबल JVM है जावा वर्चुअल मशीन उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, तो एक तो JVM और JRE ये दो चीज़ को हम लोग फिर से समझ लेते हैं. क्या बाइट कोड तो हमने समझ लिया है. तो JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ वर्चुअल मशीन. ठीक है, एक तो हमारा जो फिजिकल कंप्यूटर है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, तो ये मेरा हो गया एक्चुअल मशीन. तो जावा वर्चुअल मशीन जो है इस मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन जावा प्रोग्राम्स दैट आर कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड. तो जो जावा बाइट कोड है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है जावा वर्चुअल मशीन. इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो जो JRE है ये हमको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है जावा वर्चुअल मशीन को. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट. इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM जावा वर्चुअल मशीन. इट फिजिकली एग्जिस्ट, यानी जो JRE है फिजिकली हम लोग इंस्टॉल करते हैं और वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो कि JVM जो लॉजिकल वर्चुअल मशीन है उसको इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, इट कंटेन्स सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स डेट JVM यूजेस एट रन टाइम. तो यहाँ फिर से एक डायग्राम देख लेते हैं. ये जावा सोर्स कोड हो गया hello.java. इसको जब हम लोग कंपाइल करेंगे यूजिंग जावा सी कंपाइलर तो हमको मिलेगा hello डॉट क्लास जो कि हो गया मेरा बाइट कोड. ठीक है, और यूजिंग इंटरप्रेटर बाय JVM जावा वर्चुअल मशीन, यानी ये जो जावा हो गया इंटरप्रेटर, इसका थ्रू हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम. एक जावा प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है. तो जैसे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, एक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, तो जावा का भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है. तो सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन पैकेज स्टेटमेंट, देन इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन इंटरफेस सेक्शन एंड देन क्लास सेक्शन. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जनरली पर्पस ऑफ द प्रोग्राम्स, ऑथर नेम, डेट एंड टाइम ऑफ द प्रोग्राम क्रिएशन, ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में रहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स यूज़ करके हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को क्रिएट करते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स क्या क्या है. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जावा में 3 तरह के कमेंट्स सपोर्ट करता है. सिंगल लाइन कमेंट जो हम लोग C और C++ में यूज़ करते हैं ऑलरेडी, मल्टी लाइन कमेंट, स्लैश एस्ट्रिक एंड क्लोजिंग एस्ट्रिक स्लैश से होता है इसका. तो ये मल्टी लाइन कमेंट भी और C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर चुके हैं. जो न्यू है जावा में कमेंट वो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जो कि स्लैश डबल एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश से क्लोज करते हैं. तो मल्टी लाइन का कमेंट के जैसे ही है, हम लोग मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है स्लैश डबल एस्ट्रिक से होगा. अब इसका बेनिफिट क्या है और डिफरेंस क्या है मल्टी लाइन कमेंट से. तो मल्टी लाइन कमेंट में जितना भी टेक्स्ट या कमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग बाद में यूजिंग जावा डॉक टूल हम लोग इसको एक HTML फॉर्म में सारा टेक्स्ट जो कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखा हुआ है उसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं इनटू
HTML फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ कमेंट इज टू ऑटोमेटिकली जनरेट प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, द जावा डॉक टूल reads these comments and uses them to prepare your program's documentation in HTML format. ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन कोड में टेक्स्ट होगा इसको जावा डॉक टूल जो है उसको क्या करता है, उसको एक HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, नेक्स्ट जो है पैकेज स्टेटमेंट. जावा में ग्रुप ऑफ क्लासेस या कलेक्शन ऑफ क्लासेस इसको बोलते हैं हम लोग पैकेज. तो अगर हम लोग किसी प्रोग्राम में पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, सपोज कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि पार्ट होगा एक पैकेज का, तो हमको पैकेज स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है. तो पैकेज चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे पैकेज किस तरह से क्रिएट करते हैं. और नेक्स्ट है इंपोर्ट स्टेटमेंट. जैसे C++ में इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करते हैं टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम टू यूज़ मेथड्स विच आर डिफाइंड इन दैट हेडर फाइल्स. सिमिलरली उसी तरीके से जावा में डिफरेंट इनबिल्ट पैकेजेस है एंड डिफरेंट API फंक्शंस है जो कि अलग अलग पैकेजेस में, इनबिल्ट जावा पैकेजेस में डिफाइंड है. तो ये सारे क्लासेस, इनबिल्ट क्लासेस और पैकेजेस को यूज़ करने के लिए हमको इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू उस पैकेज को अपना प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है. ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली पूरा पैकेज को, ऑल क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअल क्लास को भी इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग 2 एग्जांपल दे रहे हैं. इंपोर्ट java.util.date. अब इसका क्या मतलब है, तो ये जावा मेन पैकेज, जितना भी पैकेजेस जावा में अवेलेबल होगा सब जावा मेन पैकेज में था, उसका अंदर बाकी सारा सब पैकेजेस होता है. ठीक है, तो जावा पैकेज के अंदर यूटिल पैकेज और उसके अंदर ये डेट क्लास, इसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम में. तो इससे केवल एक क्लास प्रोग्राम में इंपोर्ट होगा. ठीक है, तो इट इंपोर्ट्स ओनली द डेट क्लास इन java.util पैकेज. ओके, अगर हमको यूटिल पैकेज के जितना भी सबको इंपोर्ट करना है तो पूरा पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एस्ट्रिक. तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट java.util.asterisk. अब एस्ट्रिक देने का मतलब होता है यूटिल पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेस है सारा इंपोर्ट. ओके, तो केवल एक पर्टिकुलर क्लास करना है, तो पैकेज नेम के बाद डॉट और दैट क्लास नेम. और अगर उस पैकेज का मल्टीपल क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो पैकेज नेम देन डॉट देन एस्ट्रिक. तो ये हम लोग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है इंटरफेस सेक्शन. जावा में क्लासेस के अलावा एक इंटरफेस भी होता है विच इज सिमिलर टू क्लास, बट इंटरफेस में क्या होता है, केवल कॉन्स्टेंट्स का डिक्लेरेशन होता है और केवल फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है. उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, यानी कोई कोडिंग नहीं होगा. ठीक है, इंटरफेस को बोलते हैं इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसको हमेशा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है थ्रू अदर इंटरफेस और अदर क्लास. यानी जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स है उसका कोडिंग किसी दूसरा क्लास में लिखना होगा जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा. तो बस ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन फॉर द कॉन्स्टेंट्स एंड मेथड्स. ठीक है, तो इंटरफेस चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. ओके, और लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है क्लास सेक्शन. तो हर जावा प्रोग्राम में क्लास सेक्शन कंपलसरी है, क्लास तो होना ही चाहिए, क्योंकि जावा जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कोई भी जावा प्रोग्राम विदाउट क्लासेस नहीं हो सकता. तो सारा जावा प्रोग्राम क्लासेस में होना चाहिए. और क्लासेस में मेन मेथड जो है जिस क्लास में होगा तो मेन मेथड से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं लेकिन जितने भी क्लासेस हैं उसमें किसी एक क्लास में ही मेन मेथड होगा. ठीक है, द मेन मेथड कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, evaluate expression and invoke other methods and much more. On reaching the end of main, the program terminates and control passes back to the operating system. ठीक है, द क्लास सेक्शन इज मैंडेटरी, जैसे मैंने पहले बताया. तो एक से अधिक क्लास हो सकता है लेकिन किसी एक क्लास में ही मेन फंक्शन होगा जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. ओके